हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर जानीस एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। दिस इज डॉक्टर ध्युमेन जानी और आज आप लोगों के साथ मैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पार्ट 2 के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसकी फीचर्स और उसके इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी, कंट्री, ये पूरा हमने डिस्कस किया था। आज का जो पॉइंट है उसमें मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इश्यूज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, चैनल्स एंड मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको बहुत ही मजा आएगा। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है। एकदम सिंपल सा इसमें टेक्नोलॉजी ये है जो हमारी लाइफ को एकदम ईजी करती है, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, यानी कि कम समय में कम पैसे से टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। लेकिन यही टेक्नोलॉजी में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑलवेज एडेड रिस्क रहता है, रिस्क ऑफ डुप्लीकेशन और यू कैन से इमिटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। कोई और कंपनी इसको डुप्लीकेट या फिर इमिटेट करके उसको अपनी टेक्नोलॉजी बता सकती है, जिससे जो पेरेंट कंपनी है उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा इश्यू ये है कि प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो डेवलप कंट्रीज के पास से ये टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं, लेकिन परचेज करने के लिए उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी समय पे काफ़ी केसेस में इनके पास अवेलेबल नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर सिचुएशन नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कम्युनिकेशन, रोड्स, हाईवेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं होती। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से टेक्नोलॉजी जो इंपोर्ट करती है कंट्री, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और साथ में ये चीज़ भी होती है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी प्रॉपरली नहीं हो सकती, क्योंकि लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम होता है। आगे का पॉइंट चलते हैं, जहाँ पे इसका एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे जियो फाइबर ऑप्टिक केबल। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने ये पूरा 5G सेटअप किया है और हम सबको पता है कि पूरी कंट्री के अंदर काफ़ी सारी जगह पे ये ऑपरेशंस इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी रिलायंस ने किया है। ठीक है, तो ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही जाइंटेंटिक इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए ही किया गया है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी इतनी फैसिलिटीज, आज से कुछ साल, प्रोबेबली 2-3 साल पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। तो पर्टिकुलरली 2 साल से ज़्यादा का टाइम लेके सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार किया गया है और आज ये जो जियो है वो शायद घर घर तक पहुंच गया है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि जियो जब तक नहीं आया था तब तक हमारी जो डेटा कंजप्शन में रैंकिंग थी वो बहुत ही पीछे थी, और जियो के आने के बाद मुकेश अंबानी ने खुद अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में बोला था कि जियो को आने के बाद पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नंबर 1 हो चुका है डेटा कंजप्शन में। तो सबसे ज़्यादा अगर डेटा पूरे वर्ल्ड में कोई कंज्यूम करता है तो वो इंडियंस यानी कि हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ बायोस्फीयर ऑफ द कंट्री। एक और चीज टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी से इशू क्रिएट होते हैं, वो है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। इसका एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे गुजरात में कुछ सिटीज़ है, जैसे पकड़ लीजिए वापी और दूसरा आप भरूच पकड़ लीजिए। तो ये जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर्स है, कॉरपोरेशन है, GIDC, और उसके आसपास के जो गाँव है, कुछ समय पहले की बात है, जहाँ पे जो पीने के पानी के लिए लोग अपने खेत में या अपने घर के पास जो बोरवेल कराते, बोरिंग कराते, ड्रिलिंग कराते, उससे जो पानी निकलता है वो पानी काफ़ी सारी जगह पे ब्लैक निकला था, कुछ जगह पे येलो निकला था। और जब उसकी टेस्टिंग करवाई गई तो पता चला कि उसके अंदर बहुत ही सारे पेस्टिसाइड्स थे, बहुत ही जहरीले केमिकल्स थे। और फिर पूरी इंक्वायरी हुई, तब जाके पता चला कि कुछ कंपनीज ऐसी थी जो पानी को पोल्यूट कर रही थी और ट्रीटमेंट के बिना ही उसको ज़मीन के अंदर डाल देती थी या फिर जो रिवर्स थी उसके अंदर डाल देती थी। तो इसकी वजह से ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन भी टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएट हो सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिसोर्स बेस, जब भी कोई कंपनी या फिर कंट्री टेक्नोलॉजी को हायर करती है तो उसको सबसे पहले उसका खुद का इंडस्ट्रियल रिसोर्स बेस चेक करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल रिसोर्स बेस इट कंप्राइजेस ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वाटर सप्लाई, स्किल लेबर्स एंड ह्यूमन नॉलेज, जो बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, इसके बिना कोई भी टेक्नोलॉजी आप प्रॉपर्ली इंस्टॉल या फिर मैनेज नहीं कर सकते। Next point is limitation of the resources. There are limit to availability of these resources and these limitations check the advancement of the technology itself. अब कोई भी कंट्री आप पकड़ लीजिए, हर कंट्री के अंदर ये abundant अमाउंट में रिसोर्सेज तो है नहीं। जैसे कि मिनरल्स की बात करते हैं या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें, थर्मल एनर्जी पकड़ लीजिए तो ये अनलिमिटेड अमाउंट में तो आपको नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी देख लीजिए, वाटर सप्लाई, ये अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं मिलेगा, ये आपको लिमिटेड अमाउंट में ही मिलेगा। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं होता। बट यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी इटसेल्फ प्रोवाइड कर दिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। तो आप इंडिया की एग्रीकल्चर सिस्टम अगर देखें तो अराउंड 70 to 80% ऑफ अवर फार्मर्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मानसून। अगर मानसून अच्छा नहीं जाता तो हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी रेट है वो जीडीपी रेट भी 1.5 से 2% तक डाउन हो जाता है। इतना हैवी इम्पैक्ट है क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम में आज की डेट में भी 50% से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है। तो अगर ये फार्मिंग प्रॉपरली नहीं होता तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी खुद इसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करिए। जैसे ये जो सिस्टम आप यहाँ पे देख रहे हो इस एक्वाफोनिक सिस्टम है। एक्वाफोनिक सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको 1 मिनट से कम समय में फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक्वाफोनिक सिस्टम ऐसी है जहाँ पे यहाँ पे फिश टैंक है, एक अलग अलग टाइप्स के फिश रखी गई है और ऊपर यहाँ पे लेट्यूस की फार्मिंग की गई है। इसका मेन कंसेप्ट ये है कि जो फिश वेस्ट प्रोड्यूस करती है वो वेस्ट पानी में रह जाता है, जो फिश के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि ये जो पानी में वेस्ट रहता है उस पानी को यहाँ पे ऊपर रखा जाता है, यानी कि ये जो लेट्यूस है, लेट्यूस के रूट्स को इसी पानी में डुबो के रखा जाता है। और ये जो लेट्यूस है ये क्या करते हैं कि ये जो वेस्ट में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ये न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को फिर से क्लीन करके वापस यहाँ पे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का फर्टिलाइजर या फिर केमिकल यूज नहीं किया जा रहा है, जो सबसे इसकी बेस्ट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस बाय विच कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी इज डिसेमिनेटेड। अब कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी को किस तरह से आप डिसेमिनेट कर सकते हो, पहली चीज हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेल एंड लाइसेंसिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इनको अगर आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कवर करना है तो एक्सक्लूसिवली आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। अगर ये मेंशन नहीं है तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कवर नहीं होता। तो कौन सी चीजें कवर होती है, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ नो हाउ, दैट इज नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, यहाँ पे हम कवर करेंगे। फॉर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज, कि आप जो भी प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हो उसकी फिजिबिलिटीज क्या है। वेरियस प्लान्स, डायग्राम्स, मॉडल्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइड्स, फॉर्मूलाज, बेसिक और डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन, ये सभी चीज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कवर होती है। दूसरी चीज ये है कि प्रोविजन ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नेसेसरी फॉर द इंस्टॉलेशंस एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो आप अगर कोई भी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हो तो वो एक्वायर करने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो भी मिसेलिनियस पार्ट्स चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उसके ऑपरेशन और फंक्शनिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो सभी चीज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कवर करेंगे। टर्न की प्रोजेक्ट भी इसका ही एक पार्ट है जिसका डिटेल में हम डिस्कशन इसके 2 स्लाइड बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फर्स्ट पॉइंट इज द ऑपरेशनल लेवल। अब ये लेवल्स ऐसे हैं जहां पे आप 4 अलग अलग लेवल्स हैं, हम 1 बाय 1 देखेंगे। जिसमें सबसे पहला लेवल है ऑपरेशनल लेवल। ये ऑपरेशनल लेवल ऐसा लेवल है जहां पे सिर्फ बेसिक स्किल्स का ही ट्रांजैक्शन किया जाता है और ये एकदम बॉटम लेवल पे डिस्कशन किया जाता है। और ये मोर और लेस ट्रबल शूटिंग है, यानी कि कहीं पे कुछ छोटा बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो उसको कैसे रिजॉल्व करे। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मेंटेनेंस और प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्किल्स के ऊपर ही ये ज्यादा फोकस करता है, जो सिर्फ बेसिक लेवल पे काम करता है, जिसकी इतनी ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है डुप्लीकेटिव लेवल। ये से एक स्टेप ऊपर है। यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे हम काम करेंगे जहां पे फाइनेंशियल कैपेसिटीज को इंक्रीज किया जाता है
जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटीज को इंक्रीज किया जाता है ताकि आप नई टेक्नोलॉजी परचेस कर सके और फॉरेन टेक्नोलॉजीज को आप अपने लोकल लेवल पे इंस्टॉल कर सके। थर्ड पॉइंट इससे भी एक स्टेप ऊपर है जो है एडॉप्टिव लेवल। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे एक्वायर की है वही टेक्नोलॉजी को हम और इम्प्रूव करते हैं और उसके डिज़ाइंस अपने लोकल लेवल पे एनहांस करते हैं ताकि यहाँ की लोकल सिचुएशन के हिसाब से उसको मैनेज किया जाए, जिसमें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेटिव लेवल। ये सबसे टॉप के लेवल पे आता है। इनोवेटिव लेवल के अंदर फॉर्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ताकि नई टेक्नोलॉजी को आप अपने लोकल लेवल पे प्रोड्यूस कर सके, बना सके और जो इंटरनेशनल मार्केट में टेक्नोलॉजी से उस फ्रंटियर्स के साथ आप भी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट इज चैनल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फ्लो। अब कौन कौन सी चैनल्स के थ्रू आप टेक्नोलॉजी को हायर कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहली चीज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपने काफी टाइम सुना होगा। आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया, चाइना, फिर सिंगापुर है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, ये सभी प्राइम कंट्रीज है जो मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करी है। तो ये जो फॉरेन के जो लोग होंगे या कंपनीज होंगी या ना कि सिर्फ पैसा दूसरी कंट्रीज पे डालेगी बट साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्रीज में जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेनिफिशियल उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्री के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे दो कंपनीज मिलके एक तीसरी नई कंपनी का डेवलपमेंट करती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। तो HDFC इंडिया की बैंक है और स्टैंडर्ड लाइफ UK बेस्ड कंपनी है। तो दोनों को मिला के एक तीसरी नई कंपनी बनी जिसको हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ICICI बैंक इंडिया की बैंक है और प्रूडेंशियल कंपनी जो है UK बेस्ड अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 साल पुरानी कंपनी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और एक तीसरी कंपनी इन्होंने बनाई जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है UK बेस्ड है, वो अपने टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे इंडिया में साथ में लेके आई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है जिसके अगेंस्ट में उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम जर्मनी से या फिर जापान से या फिर US से कहीं से भी अगर कोई भी इक्विपमेंट्स या मशीन्स अगर मंगवाते तो वो मशीन्स इंस्टॉल करने के बाद उसको ऑपरेट करने की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहाँ के ही बंदे आके यहाँ पे हमारे जो स्टाफ होते हैं वो स्टाफ को ये पूरी चीज़ सिखाते हैं कि किस हिसाब से ये मशीन काम करता है, अगर बिगड़ता है तो उसको किस हिसाब से ऑपरेट करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लेना चाहो तो मेक इन इंडिया ले सकते हो। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट थ्रू आप इसको यहाँ पे साइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ टाइम पहले हमारी और US के साथ एक न्यूक्लियर पावर डील हुई थी जो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी। इनफैक्ट अभी का लेटेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए कि इंडिया और फ्रांस के बीच में राफेल डील हुई थी, वो भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी उसके अंदर। उसको मेक इन इंडिया के कंसेप्ट में लिया था। तो कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ जो प्लेन्स थे वो प्लेन्स रेडीमेड मिलने वाले थे और बाकी के जो प्लेन्स है वो यहीं पे प्रोड्यूस होंगे। तो जो प्लेन्स हम परचेस कर रहे हैं ऑफकोर्स उसका रॉ मटेरियल, उसका सप्लाई, स्पेयर पार्ट, उसकी इक्विपमेंट्स भी रिक्वायरमेंट है। तो फ्रांस की जो कंपनी थी वो कंपनी हमें ना कि सिर्फ प्लेन प्रोवाइड करेगी बट फाइटर प्लेन के साथ साथ उसके रॉ मटेरियल्स या फिर उसके जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स है वो भी हमें सप्लाई करेगी। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट, जो हमने ऑलरेडी अगली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। आगे का पॉइंट है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हैवी इंजीनियरिंग प्रोसेस में यूज होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती है जो जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी में यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में यूज होता है, जिस पे बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रहता है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें भी हैवी इंजीनियरिंग की प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। मेडिकल फार्मा कंपनीज के अंदर कुछ वायरल की डिजीज है, उसको रिसोल्यूशन के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो रहता है वो टर्न की प्रोजेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
इश्यूज इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब काफी सारे इश्यूज भी है इसके अंदर। फर्स्ट वन बाय वन इशू हम देख लेते हैं। टेक्नोलॉजीज आर बॉट एट वेरी हैवी प्राइसेस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। देखिए, तो जो भी टेक्नोलॉजीज हम बाहर से लाते हैं वो बट ऑब्वियस है हायर प्राइस पे ही हमें मिलेगी, क्योंकि डेवलप कंट्रीज जो भी टेक्नोलॉजी सेल करेगी उनको पता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और ये टेक्नोलॉजी कंपलसरी इनको हायर प्राइस पे परचेज करनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास से ये लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा प्राइस पे भी परचेज करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल कंडीशंस ऑफ कंट्रीज मे नॉट बी इन फेवरेबल फॉर टेक्नोलॉजी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे अगर हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर डेमोग्राफिकल सिचुएशंस ऐसी है कि यहाँ पे 130 करोड़ से ज़्यादा लोग आपको हमारी कंट्री में इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी बिजनेसेस है वो लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस है। अगर इन लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आगे का पॉइंट चलते हैं। फर्दर हैवी रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी मे लीड टू टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, जो काफ़ी हद तक हो रहा था। कुछ साल पहले की बात है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी नई टेक्नोलॉजी थी हम बाहर के देश से परचेज करते थे। हमारे इंडिया में कोई भी चीज़ नहीं बनती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि हम ये हर जगह पे हर चीज़ पे हम टेक्नोलॉजिकली दूसरी कंट्रीज पे ही डिपेंडेंट हो जाते थे, ठीक है। सबमरीन परचेज करनी है तो हम बाहर से परचेज करेंगे, प्लेन परचेज करना है तो बाहर से परचेज करेंगे। अरे यहाँ तक कि जो टैंक है वो टैंक भी हम बाहर से परचेज करने के ऑर्डर्स प्रोवाइड करते थे। हम डोमेस्टिक टैंक बनाने की कोशिश करते थे, काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन उसमें भी काफ़ी सक्सेस नहीं मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज hinders the growth of indigenous technology and outdated technologies are transferred। इसमें दो पॉइंट कवर हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा और डेंजरस पॉइंट ये है कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यानी कि जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते थे, यहाँ के लोकल साइंटिस्ट जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते थे वो कम्प्लीटली अबॉलिश हो गई। उसका ग्रोथ बहुत ही कम हो गया है या फिर नेगेटिव में चला गया है, क्योंकि हमेशा हम टेक्नोलॉजी बाहर से ही परचेज करते हैं। यहाँ की कोई टेक्नोलॉजी को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसका रीज़न ये है। नेक्स्ट ये है आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफर। देखिए, कोई भी कंट्री लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने दूसरे कंट्री को प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको साफ साफ पता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी मैं डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज लीस्ट डेवलप कंट्रीज को अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये आएगा कि कल उठ के वो मेरा ही कंपटीटर बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए यूएस से लेके जितनी भी कंट्रीज आप पकड़ लीजिए, सभी कंट्रीज जो भी टेक्नोलॉजी सेल कर रही है वो थोड़ी सी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उनके पास उससे भी बेटर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी जब उनके पास आती है तब जाके वो लास्ट में फेंक देने से अच्छा ये टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज को बेच दी जाए ताकि उसका भी पैसा उनको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।